बहुत समय पहले की बात है, जब गांवों की मिट्टी में कहानियां महकती थीं और पुराने पेड़ों की छांव में बैठकर लोग अपने सुख दुख साझा किया करते थे। भारत के एक सुदूर कोने में हरी भरी पहाड़ियों और लहलहाते खेतों के बीच सुंदनपुर नाम का एक पुराना गांव बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राचीन परंपराओं और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी और हर शाम चौपाल पर जलने वाली लालटेन की रोशनी में ढलती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास शर्मा परिवार की पुरानी हवेली खड़ी थी, जो कभी अपनी भव्यता और संपन्नता के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ हवेली की दीवारें कमजोर पड़ने लगी थीं और उसके भीतर रहने वाले लोगों के दिलों में भी दरारें आ गई थीं। यह कहानी उसी हवेली की एक बहू आन्या की है, जिसके नसीब में शायद खुशियों से ज्यादा इम्तिहान लिखे थे और जिसे घर की हर गिरती हुई ईंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। सुंदनपुर की वह हवेली, जिसे कभी बड़ी हवेली कहा जाता था, अब अपनी पुरानी शान खो चुकी थी। उसकी ऊंची दीवारों का रंग फीका पड़ गया था और लकड़ी के भारी दरवाजों पर दीमक ने अपना घर बना लिया था। आन्या, जो एक बहुत ही साधारण और संस्कारवान परिवार से ब्याह कर इस घर में आई थी, अपनी नई गृहस्थी को संवारने के सपने लेकर इस देहरी के भीतर दाखिल हुई थी। वह स्वभाव से अत्यंत ही मृदुभाषी और सहनशील थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक नमी और होठों पर एक फीकी मुस्कान रहती थी। वह घर के हर काम को, चाहे वह रसोई में धुएं के बीच रोटियां सेकना हो या आंगन की तुलसी को जल चढ़ाना हो, पूरी निष्ठा और प्रेम से करती थी। लेकिन इस घर की हवा में उसके लिए प्रेम कम और उलाहने ज्यादा थे। मानो उसके कदम इस घर के लिए शुभ नहीं, बल्कि कोई अनकहा अभिशाप बनकर आए थे। ऐसा उसे हर दिन, हर पहर महसूस कराया जाता था। आन्या की सास सावित्री देवी एक कठोर स्वभाव की महिला थीं, जो अपने परिवार की घटती हुई प्रतिष्ठा और आर्थिक तंगी से हमेशा चिढ़ी रहती थी और उनका सारा गुस्सा अक्सर आन्या पर ही निकलता था। जब से आन्या इस घर में आई थी, संयोगवश परिवार पर कुछ आर्थिक संकट आ गए थे। कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो कभी व्यापार में घाटा हो गया। तार्किक रूप से इनका आन्या से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सावित्री देवी और घर की अन्य महिलाओं ने यह मान लिया था कि नई बहू के पैर ही भारी हैं। वे मानती थीं कि जब से आन्या ने गृह प्रवेश किया है, घर की लक्ष्मी रूठकर चली गई है और दरिद्रता ने अपना डेरा जमा लिया है। रसोई में दूध का उबल कर गिरना हो या आंगन में किसी बर्तन का हाथ से छूट जाना, हर छोटी घटना को एक बड़े अपशकुन के रूप में देखा जाता था और उसका सीधा दोष आन्या के माथे पर मढ़ दिया जाता था। एक शाम की बात है, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। आन्या रसोई में रात का खाना बना रही थी। मिट्टी के चूल्हे से निकलता हुआ धुआं उसकी आंखों में लग रहा था, जिससे उसकी आंखें पानी से भर गई थीं। लेकिन वह बिना रुके बाजरे की रोटियां सेक रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से घी की कटोरी फिसल गई और सारा घी जमीन पर बिखर गया, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा नुकसान माना जाता था। आवाज सुनकर सावित्री देवी, जो आंगन में खाट पर बैठी माला जप रही थी, तुरंत रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। घी को जमीन पर फैला देख उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, अरे राम, यह लड़की तो सचमुच मेरे घर को बर्बाद करके ही दम लेगी। अभी कल ही तो घी आया था और आज इसने उसे मिट्टी में मिला दिया, जैसे इसने हमारे नसीब को मिला दिया है। आन्या का दिल सहम गया। वह जानती थी कि अब उसे क्या सुनने को मिलेगा। उसने जल्दी जल्दी बिखरा हुआ घी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सावित्री देवी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब से तू इस घर में आई है, अन्नपूर्णा भी हमसे रूठ गई है। पहले कोठार अनाज से भरे रहते थे और अब एक एक दाने का हिसाब रखना पड़ता है। अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाए अपनी गलती की मूक स्वीकृति देती रही। हालांकि वह जानती थी कि कटोरी का फिसलना महज एक दुर्घटना थी। उसके पति
मोहन, जो एक सीधा सादा युवक था और अपनी माँ की बातों का कभी विरोध नहीं कर पाता था, उस समय खेत से लौटा ही था। उसने अपनी माँ की ऊंची आवाज सुनी, लेकिन वह चुपचाप हाथ मुंह धोने के लिए कुएं की ओर चला गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह माँ के सामने अपनी पत्नी का पक्ष ले सके। घर में सिर्फ सावित्री देवी ही नहीं थीं, जो आन्या को कोसती थीं, बल्कि मोहन की चाची, जिन्हें सब काकी कहते थे, वे भी आग में घी डालने का काम बखूबी करती थी। काकी, जिनका अपना बेटा शहर में आवारागर्दी करता था और घर पर बोझ था, अपनी कुंठा निकालने के लिए आन्या को ही सबसे आसान शिकार समझती थी। उस रात खाने की पंगत में जब सब बैठे, तो दाल में नमक थोड़ा तेज हो गया था, जो शायद अंधेरे में आन्या से ज्यादा पड़ गया था। काकी ने पहला निवाला मुंह में डालते ही थूक दिया और जोर से बोलीं, अरे बहू, क्या तूने कसम खा रखी है कि हमें चैन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाने देगी? नमक इतना तेज है कि जुबान जल जाए। बिल्कुल, तेरी जुबान की तरह जो चलती तो नहीं, पर कर्म ऐसे हैं कि पूरा घर जल रहा है। आन्या रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी थी, अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में मरोड़ रही थी। उसे भूख नहीं थी, लेकिन पेट में एक अजीब सी ऐंठन हो रही थी जो भूख से ज्यादा अपमान की थी। उसने धीरे से कहा, क्षमा कर दीजिए काकी जी, शायद अंधेरे में अंदाजा नहीं लगा। मैं अभी दूसरी दाल ले आती हूँ या इसमें थोड़ा पानी मिला देती हूँ। लेकिन काकी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने ताना मारा, रहने दे, अब पानी मिलाकर क्या करेगी जब घर की इज्जत में ही पानी मिल गया है। तेरे आने से पहले इस घर में कभी खाने की बुराई नहीं होती थी, अब तो अन्न भी कड़वा लगता है। मोहन ने चुपचाप अपनी थाली सरका दी और बिना कुछ खाए उठ गया, जिससे आन्या को और भी ज्यादा गहरा धक्का लगा, क्योंकि पति की चुप्पी उसके लिए काकी के शब्दों से ज्यादा पीड़ादायक थी। रात गहरी हो गई थी और गांव में सन्नाटा पसर गया था। केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हवेली के बड़े आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो टूटी हुई दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। अन्या सब काम निपटाकर, बर्तन साफ करके जब अपने कमरे की ओर जा रही थी, तो उसकी नजर घर के बुजुर्ग नौकर रामू काका पर पड़ी। रामू काका इस घर में तब से थे जब सावित्री देवी खुद नई नई ब्याह कर आई थीं। उन्होंने इस घर के उतार चढ़ाव देखे थे और वे ही शायद अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो आन्या की खामोश चीख को सुन सकते थे। रामू काका ने बरामदे में अपनी लाठी टेकते हुए आन्या को रोका और धीमी, कांपती हुई आवाज में बोले, बहू रानी, तुम दिल छोटा मत करो। समय बड़ा बलवान होता है। आज बादल हैं तो कल सूरज भी निकलेगा। आन्या ने रामू काका की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे जो अब तक रुके हुए थे। उसने रुंधे गले से कहा, काका, मुझे नहीं पता कि मेरी क्या गलती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, लेकिन हर बुराई का कारण मुझे ही क्यों माना जाता है। रामू काका ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर फुसफुसाए, दोष तुम्हारा नहीं है बिटिया, दोष तो नजरिए का है। जब घर की नींव हिलती है तो लोग अक्सर दीवारों को कोसते हैं, जबकि खराबी कहीं और होती है। उनकी पहेली जैसी बात आन्या पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे इतना एहसास हुआ कि रामू काका उसे दोषी नहीं मानते, और इस छोटी सी सांत्वना ने उसे उस रात थोड़ी राहत दी। अगले दिन सुबह जल्दी ही आन्या उठ गई। अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वह चक्की पीसने बैठ गई। घर में आटा खत्म होने वाला था और वह नहीं चाहती थी कि नाश्ते के समय फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। घर की पुरानी पत्थर की चक्की की घरघराहट सुबह की शांति को भंग कर रही थी। आन्या का शरीर लय में आगे पीछे हो रहा था और उसके मन में पिछले दिन की घटनाएं घूम रही थीं। उसे याद आया कि कैसे शादी के बाद जब पहली बार गाय ने दूध देना बंद किया था, तो सास ने कहा था कि नई बहू की नजर लग गई है। बेचारी गाय बीमार थी, जिसे बाद में वैद्य जी ने ठीक किया, लेकिन अपयश का टीका आन्या के माथे पर हमेशा के लिए लग गया। वह सोच रही थी कि क्या सचमुच उसमें कोई खोट है, क्या सचमुच वह मनहूस है, जैसा कि वे सब कहते हैं।
दिन चढ़ते ही गांव की कुछ औरतें कुएं पर पानी भरने जा रही थीं और उनकी बातें हवेली के बाहर से ही सुनाई दे रही थीं। गांवों में किसी के घर की बात चारदीवारी के भीतर नहीं रहती, वह हवा के साथ उड़ती है। एक पड़ोसी महिला, बिमला, जो अपनी चुगलखोरी के लिए मशहूर थी, जोर जोर से कह रही थी, अरे सुना तुमने, शर्मा जी के घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब से वह नई बहू आई है, बेचारों का तो दाना पानी उठने वाला है। दूसरी महिला ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बहन, बड़ों का कहना सही है। बहू के पैर ही शुभ नहीं थे, वरना इतना संपन्न परिवार ऐसे कैसे बिखर जाता। आन्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी और ये शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसका मन हुआ कि वह बाहर जाकर चिल्लाए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन संस्कारों ने उसके कदम रोक लिए। दोपहर के समय, जब धूप तेज हो गई थी, हवेली के पिछवाड़े में, जहां अनाज का भंडार और पुराना कबाड़ रखा जाता था, एक अजीब सी हलचल थी। आन्या वहां उपले गोबर के कंडे लेने गई थी। तभी उसने देखा कि भंडार घर का ताला ठीक से लगा नहीं है, बल्कि बस लटका हुआ है। यह अजीब बात थी, क्योंकि सावित्री देवी हमेशा चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में खोस कर रखती थी और भंडार घर की चाबी तो वे कभी किसी को नहीं देती थीं, यहाँ तक कि आन्या को भी नहीं। आन्या ने सोचा कि शायद सांस भूल गई होंगी। वह पास गई और उसने कुंडी ठीक से लगा दी, लेकिन उसके मन में एक संशय का बीज अंकुरित हो गया था। क्या घर की बर्बादी का कारण सिर्फ किस्मत है, या कुछ और है जो इन बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है और जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उसी दोपहर मोहन के पिता दीनानाथ जी, जो अब काफी वृद्ध और अस्वस्थ रहते थे, अपने कमरे में खांस रहे थे। आन्या उनके लिए काढ़ा बनाकर ले गई। दीनानाथ जी घर के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो आन्या से सीधे मुंह बात करते थे। हालांकि वे भी अब घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। काढ़ा पीते हुए उन्होंने आन्या के उदास चेहरे को देखा और बोले, बहू, तुम क्यों इतना सोचती हो? यह घर पुराना है और पुराने घरों में आवाजें तो होती ही हैं। आन्या ने धीरे से उनके पैर दबाते हुए कहा, पिताजी, मुझे आवाजों से डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरी वजह से सचमुच आप लोगों को दुख तो नहीं पहुंच रहा। सब कहते हैं कि मैं। दीनानाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बीच में ही रोक दिया। दूसरों की जुबान पर तुम्हारा बस नहीं है, तुम बस अपना कर्म करो। शाम को फिर वही रोज का तनाव शुरू हो गया। मोहन खेत से लौटा और उसने बताया कि इस बार फसल में कीड़ा लग गया है और उपज उम्मीद से बहुत कम होगी, जिसका सीधा मतलब था कि कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। यह खबर सुनते ही सावित्री देवी ने अपना माथा पीट लिया और रोने लगीं। हाय राम, अब क्या होगा? महाजन तो दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। फिर उनकी नजर कोने में खड़ी आन्या पर पड़ी और उनका विलाप गुस्से में बदल गया। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। जिस दिन से तूने इस घर का अनाज खाना शुरू किया है, खेत बंजर होते जा रहे हैं। मोहन सिर झुकाए बैठा रहा। उसे पता था कि फसल में कीड़ा लगना मौसम और दवा की कमी के कारण हुआ है, लेकिन वह मां के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काकी, जो वहीं बैठी पान चबा रही थी, ने तुरंत मौका लपका और बोलीं, जी, मैंने तो पहले ही कहा था, किसी पंडित को बुलाकर शांति पाठ करवाओ। इस लड़की के साथ जो अला बला आई है, उसे निकालना जरूरी है, वरना यह घर नीलाम हो जाएगा। आन्या को लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। वह वहां से भागकर तुलसी के चबूतरे के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रकृति की मार और खराब प्रबंधन का दोष उसके चरित्र और भाग्य पर क्यों मढ़ा जा रहा है। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उसे इतनी शक्ति दे कि वह सिंदर मार कर दोष तरक से, और वह से दोष तरक से, और प्रकृति दोष तरक से, और फूट इस अन्याय को सह सके, या फिर उसे कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिससे वह इस कलंक को धो सके। तुलसी के पास रोते हुए आन्या को एहसास हुआ कि केवल रोने से कुछ नहीं होगा।
अगर उसे इस घर में सम्मान से जीना है तो उसे साबित करना होगा कि वह अपशकुनी नहीं है। लेकिन यह कैसे होगा, यह उसे नहीं पता था। वह तो बस एक साधारण सी बहू थी जिसे घर की दहलीज लांघने की भी इजाजत नहीं थी। तभी उसने देखा कि काकी का बेटा सूरज, जो शहर से कभी कभार ही आता था, चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहा है। उसकी चाल में एक चोरों जैसी सावधानी थी और वह बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। आन्या ने अपने आंसू पोंछे और तुलसी के पौधे की आड़ से उसे देखने लगी। सूरज का इस समय और इस तरह आना सामान्य नहीं था। सूरज सीधे काकी के कमरे की तरफ गया, जहां काकी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आन्या को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि काकी ने तो सबको बताया था कि सूरज शहर में नौकरी ढूंढ रहा है और वह महीनों से घर नहीं आया। आन्या के मन में कौतूहल जागा। वह दबे पांव काकी के कमरे की खिड़की के पास गई, जहां से हल्की सी रोशनी और आवाजें आ रही थीं। खिड़की ऊंची थी, लेकिन आन्या एक पुराने मटके पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन काकी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। आन्या वापस अपनी रसोई में आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद घर की बदहाली का कोई और कारण भी है, जो नजरों से ओझल है। रात के खाने के समय काकी का व्यवहार बहुत ही सामान्य था, बल्कि वे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थीं, जो कि अजीब था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही फसल खराब होने की खबर आई थी। आन्या ने जब सबको खाना परोसा तो उसने काकी की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, एक ऐसी चमक जो धूर्तता और लालच से भरी थी। क्या काकी कुछ छुपा रही है? यह सवाल आन्या के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। रात के अंधेरे में जब सब सो गए तो आन्या को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रही थी। उसे बार बार भंडार घर का खुला ताला और सूरज का चुपके से आना याद आ रहा था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो, लेकिन रामू काका की वह बात खराबी कहीं और होती है। अब उसे एक नए अर्थ में समझ आने लगी थी। आन्या ने निश्चय किया कि वह अब सिर्फ सिर झुकाकर ताने नहीं सहेगी, बल्कि अपनी आंखों और कानों को खुला रखेगी। वह इस घर की बहू है और इस घर को बचाना उसका धर्म है, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना पड़े, यहाँ तक कि अपनी ही परछाई से भी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा। महाजन का तगादा आने लगा था और सावित्री देवी ने अपने कुछ पुराने जेवर बेचने की बात छेड़ी। यह सुनकर आन्या को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि वे जेवर सास को कितने प्रिय थे। लेकिन सास ने इसका दोष भी आन्या के भाग्य को ही दिया। अगर मेरे बेटे की शादी किसी भाग्यवान लड़की से हुई होती तो आज मुझे अपने कंगन नहीं उतारने पड़ते, सावित्री देवी ने रोते हुए कहा था। आन्या चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक दृढ़ता थी। वह जानती थी कि उसे अब सतर्क रहना होगा। एक दोपहर, जब आन्या छत पर कपड़े सुखाने गई थी, उसने देखा कि पिछवाड़े की तरफ से काकी साड़ी के पल्लू में कुछ छिपाकर ले जा रही है। काकी की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे वे सुनिश्चित कर रही हों कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। आन्या ने खुद को एक दीवार के पीछे छिपा लिया और ध्यान से देखने लगी। काकी पिछवाड़े की टूटी दीवार के पास गईं, जहां एक पुराना नीम का पेड़ था, और वहां उन्होंने किसी को वह पोटली थमा दी। पेड़ की आड़ से एक हाथ निकला और पोटली लेकर गायब हो गया। आन्या का शक गहरा गया। यह घर का सामान बाहर जा रहा था, जबकि घर के अंदर सबको यही लग रहा था कि लक्ष्मी रूठ गई है। शाम को जब आन्या नीचे आई तो उसका सामना काकी से हुआ। काकी ने उसे घूरते हुए पूछा, क्यों री, छत पर इतनी देर क्या कर रही थी, कामचोर कहीं की? नीचे आकर सास की मदद नहीं कर सकती? आन्या ने सीधे काकी की आंखों में देखा और बहुत ही संयत स्वर में कहा, बस कपड़े सुखा रही थी काकी जी, और ऊपर से गांव का नजारा भी साफ दिखता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ। काकी के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया
और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गईं। आन्या समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लगा है। यह रात अन्य रातों से अलग थी, क्योंकि अब आन्या सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वह एक रक्षक बनने की राह पर थी। उसे अभी भी नहीं पता था कि पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन उसे यह विश्वास हो गया था कि इस घर की असफलता का कारण उसके सितारे नहीं, बल्कि इसी घर के भीतर छिपे कुछ लालची हाथ हैं। ऐसा बाहर हवाएं तेज चल रही थीं और पुरानी हवेली के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, मानो वे भी चीख चीख कर अपनी व्यथा कहना चाहते हों। आन्या ने अपनी कोठरी में दिया जलाया और उसकी लौ को हवा से बचाते हुए अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस अंधेरे को मिटाकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। सुंदनपुर गांव में रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था और हवेली के भीतर का वातावरण बाहर के अंधेरे से कहीं अधिक भारी और बोझिल हो चुका था। हवेली की पुरानी दीवारों में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी, जैसे प्रकृति भी अपनी सांसें रोककर किसी बड़े अनर्थ का इंतजार कर रही हो। पिछले कुछ दिनों से घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। फसल की बिक्री से जो थोड़ा बहुत पैसा आया था, वह घर की जरूरतों और पुराने कर्जों को चुकाने के लिए अपर्याप्त लग रहा था, लेकिन फिर भी वह डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। सावित्री देवी ने उन नोटों की गड्डियों को अपनी जान से भी ज्यादा संभालकर अपने कमरे में रखे लोहे के भारी संदूक में बंद किया था, जिसकी चाबी वे हमेशा अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर रखती थीं। उस संदूक में न केवल पैसा था, बल्कि उस परिवार की बची खुची इज्जत और आने वाले महीनों का राशन भी उसी पर निर्भर था। इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर वे हमेशा चौकन्ना रहती थीं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में उतर रही थीं और कबूतरों की गुटरगू ने हवेली की चुप्पी तोड़ी, तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। आन्या हमेशा की तरह सबसे पहले उठी थी और उसने आंगन में झाड़ू लगाकर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, शायद कल रात के अपने संकल्प के कारण, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि घर के भीतर एक ऐसा बवंडर उठने वाला था जो रिश्तों की रही सही डोर को भी तोड़कर रख देगा। सावित्री देवी पूजा पाठ से निवृत्त होकर जब अपने कमरे में गईं और उन्होंने संदूक खोला, तो उनकी चीख ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। वह चीख इतनी तीखी और दर्दनाक थी कि आन्या के हाथ से पीतल का लौटा छूटकर जमीन पर गिर गया। आन्या और मोहन दौड़ते हुए सावित्री देवी के कमरे में पहुंचे, जहां काकी पहले से ही मौजूद थीं और सावित्री देवी छाती पीट पीट कर रो रही थीं। संदूक खुला पड़ा था और उसमें रखा हुआ लाल कपड़े में लिपटा पैसों का बंडल गायब था। वहां सिर्फ कुछ पुराने कागजात और कुछ सिक्के बिखरे पड़े थे। लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पति की निशानी, मेरे घर का सहारा, सब चला गया। सावित्री देवी विलाप कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मोहन ने अपनी माँ को संभाला और पूछा, माँ, क्या हुआ? पैसे कहाँ गए? आपने तो कल रात ही ताला लगाया था। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था बेटा, चाबी मेरे पास थी, लेकिन देखो, पैसे गायब हैं। कोई मेरे घर को अंदर से खोखला कर रहा है। काकी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, ने तुरंत अपनी चाल चली और बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपनी नाक पर उंगली रखते हुए बोलीं, हे भगवान, ताला नहीं टूटा और पैसे गायब। यह तो कोई इंसान का काम नहीं लगता जीजी। यह तो उसी काली छाया का असर है जो इस घर पर मंडरा रही है। उनकी आंखें सीधे आन्या की ओर घूमीं, जो दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। काकी ने आगे कहा, जब घर में ही खोट हो, तो बाहर के चोरों की क्या जरूरत? जिस घर की बहू के कदम ही मनहूस हों, वहां लक्ष्मी कैसे टिक सकती है? जरूर इसके दुर्भाग्य ने पैसों को हवा बना दिया होगा, या फिर। काकी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उनका इशारा साफ था कि या तो आन्या अपशकुनी है या फिर उसने ही कोई हेरा फेरी की है। मोहन ने एक बार फिर संदूक की जांच की। ताला वास्तव में टूटा नहीं था, बल्कि उसे चाबी से ही खोला गया था। यह देखकर उसका माथा ठनका।
उसने आन्या की तरफ देखा। उसकी नजरों में सवाल थे, शक नहीं, लेकिन वह सवाल भी आन्या के दिल को छलनी करने के लिए काफी थे। माँ, चाबी तो आपके पास रहती है। फिर संदूक कैसे खुला? मोहन ने तर्क करने की कोशिश की। इस पर सावित्री देवी ने गुस्से में आन्या की ओर उंगली उठाते हुए कहा, कल दोपहर जब मैं सो रही थी तो यह मेरे कमरे में झाड़ू लगाने आई थी। हो सकता है मेरी कमर से चाबी निकाल ली हो, या फिर इसकी मनहूसियत ने ही ऐसा किया हो। मुझे क्या पता, बस इतना जानती हूं कि जब से यहां आई है मेरा भरा पूरा घर श्मशान बनता जा रहा है। आन्या का गला रुंध गया। उसने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो सपने में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकती। मैं कल कमरे में आई जरूर थी, लेकिन सिर्फ सफाई करने। मैंने आपकी खाट की तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन सावित्री देवी ने उसे झटक दिया, दूर हट मुझसे। तेरे मगरमच्छ के आंसू अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। मेरा पैसा गया, मेरी इज्जत गई, और तू यहाँ सती सावित्री बन रही है। काकी ने बीच में आग में घी डालते हुए कहा, अरे जीजी, आजकल की बहुओं का क्या भरोसा। हो सकता है अपने मायके भिजवा दिया हो। सुना है उसका बाप भी काफी कर्जे में है। यह एक ऐसा तीर था जिसने आन्या के स्वाभिमान को तार तार कर दिया। उसके मायके पर उंगली उठाना उसे बर्दाश्त नहीं था, लेकिन वह बेबस थे। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि शर्मा जी की हवेली में चोरी हो गई है और शक की सुई उनकी बहू पर है। गांव का कुआं, जो सभी खबरों का केंद्र था, वहां औरतों की भीड़ लग गई थी और हर किसी की जुबान पर बस यही किस्सा था। बिमला, जो हमेशा चटपटी खबरों की तलाश में रहती थी, ने पानी का घड़ा भरते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, उस लड़की की आंखों में ही लालच दिखता है। गरीब घर से आई है ना, तो पैसे देखकर नीयत डोल गई होगी। दूसरी औरत ने कहा, नहीं बहन, सुना है ताला नहीं टूटा। यह तो पक्का किसी घर वाले का काम है। लेकिन सास तो कह रही है कि बहू के आने से बरकत चली गई। शायद सचमुच उसके ग्रह खराब हैं। हवेली के अंदर का माहौल अब मातम जैसा हो गया था। चूल्हा नहीं जला था और किसी ने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला था। मोहन आंगन में सिर पकड़कर बैठा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी माँ का विलाप था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की खामोश सिसकियां। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन माँ के शब्दों और काकी के तानों ने उसके दिमाग में भी संदेह के बीज बो दिए थे। क्या वाकई आन्या ने ऐसा किया है, या फिर सचमुच उसका भाग्य इतना खराब है कि उसके आसपास सब कुछ नष्ट हो जाता है। मोहन की यह दुविधा आन्या के लिए सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि दुनिया चाहे जो कहे, पति का विश्वास ही पत्नी का सबसे बड़ा संबल होता है। और आज वह संबल भी डगमगा रहा था। दोपहर होते होते काकी ने एक और प्रपंच रचा। उन्होंने सुझाव दिया कि घर की तलाशी ली जाए, खास तौर पर आन्या के कमरे की। सावित्री देवी, जो गुस्से और दुख में अपना विवेक खो चुकी थी, तुरंत तैयार हो गई। आन्या एक कोने में खड़ी होकर यह तमाशा देखती रही जब उसकी सास और काकी ने उसके छोटे से संदूक को उलट पुलट कर दिया। उसके कपड़ों को जमीन पर फेंक दिया गया। उसकी शादी की कुछ बची हुई निशानियों को बेदर्दी से टटोला गया। कुछ नहीं मिला, न पैसा, न कोई सबूत। लेकिन काकी ने हार नहीं मानी। वे बोलीं, चतुर है, कहीं बाहर गार्ड आई होगी या किसी को दे दिया होगा। चोर कभी सबूत अपने पास थोड़े ही रखता है। निर्दोष साबित होने के बाद भी आन्या को दोषी ही माना गया, क्योंकि सबूत न मिलना उसकी चालाकी मान लिया गया। शाम को जब आन्या टूटे हुए मन से बिखरा हुआ सामान समेट रही थी, तो उसकी नज़र खिड़की के बाहर पुराने बगीचे की तरफ गई, जहां काकी का बेटा सूरज खड़ा था। वह किसी से बात कर रहा था और उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह बहुत खुश है। उसके हाथ में कुछ पैसे भी थे जिनसे वह खेल रहा था। आन्या के दिमाग में बिजली कौंधी घर में चोरी हुई है, खाने के लाले पड़े हैं
और सूरज के पास पैसे कहाँ से आए? अभी कल तक तो काकी कह रही थी कि वह बेरोजगार है और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आन्या ने ध्यान से देखा, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह दूसरे व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। पर सूरज की हंसी उसे चुभ रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। आन्या डरकर पलटी तो देखा रामू काका खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने आन्या के बिखरे हुए कमरे को देखा और उनकी आंखों में करुणा भर आई। रामू काका धीरे से अंदर आए और बहुत ही धीमी आवाज में बोले, बहू, जब आंधी आती है तो पेड़ झुक जाते हैं ताकि टूटे नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं। उन्होंने आन्या के पास आकर एक पुरानी लोकोक्ति कही, जड़ को पता होना चाहिए कि पानी कहाँ से आ रहा है और जहर कहाँ से। कभी कभी जिसे हम अपना साया समझते हैं वही अंधेरा फैलाता है। आन्या ने रामू काका की आंखों में देखा। वह समझ रही थी कि काका कुछ जानते हैं, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे हैं। काका, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि पैसे किसने लिए? आन्या ने विनती भरे स्वर में पूछा। रामू काका ने दरवाजे की तरफ देखा और फुसफुसाए, मैं बूढ़ा हूं। मेरी आंखों ने इस घर की 3 पीढ़ियां देखी हैं। मैं जानता हूं कि ताले चाबियों से खुलते हैं और चाबियां अपनों के पास होती हैं। तुम बस अपनी आंखें खुली रखो बिटिया। चोर बाहर नहीं, भीतर ही है। और वह चोर केवल धन का नहीं, विश्वास का भी है। यह कहकर रामू काका वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें आन्या के मन में गूंजती रहीं। रात के खाने के समय घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दीनानाथ जी ने भोजन करने से मना कर दिया था। वे अपने कमरे में लेटे छत को घूर रहे थे। सावित्री देवी का रो रोकर बुरा हाल था और वे बार बार आन्या को कोस रही थीं। काकी, जो सबसे ज्यादा दुखी होने का नाटक कर रही थी, कि थाली में आज घी कुछ ज्यादा ही था और वे बड़े चाव से खा रही थी। आन्या ने गौर किया कि काकी ने आज एक नई अंगूठी पहनी है, जो सस्ती ही सही, लेकिन नई थी। घर में पैसों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और काकी ने नई अंगूठी खरीदी, यह बात आन्या के गले नहीं उतर रही थी। क्या काकी का लालच इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपने ही घर में चोरी करवा दी? आन्या रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से काकी और सूरज पर केंद्रित था। उसे याद आया कि जिस दिन चोरी का पता चला, उससे एक रात पहले उसने काकी को देर रात तक जागते हुए देखा था। तब उसने सोचा था कि शायद उन्हें नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन अब उसे हर घटना एक कड़ी की तरह जुड़ती हुई नजर आ रही थी। सावित्री देवी का चाबी का गुच्छा हमेशा उनके पास रहता था, लेकिन नहाते समय वे उसे खूंटी पर टांग देती थी, और उस समय उस कमरे में जाने की इजाजत सिर्फ घर की औरतों को थी। आन्या तो वहां जाती नहीं थी क्योंकि सास उसे घुसने नहीं देती थी। तो फिर बचा कौन? सिर्फ काकी। अगले दिन गांव के महाजन का आदमी तकादा करने आ गया। उसकी आवाज हवेली के बाहर से ही सुनाई दे रही थी। शर्मा जी, बहुत दिन हो गए, ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है। अगर पैसे नहीं है तो जमीन का वो टुकड़ा मेरे नाम कर दो जो नहर के पास है। सावित्री देवी बाहर आईं और हाथ जोड़कर बोलीं, भैया, थोड़ा समय और दे दो। हमारे घर में चोरी हो गई है, हमारी तो कमर ही टूट गई है। महाजन के आदमी ने हंसते हुए कहा, काकी, यह बहाने पुराने हो गए। चोरी हुई है या बहू के आने से लक्ष्मी रूठ गई, यह तुम्हारी समस्या है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। 1 हफ्ते की मोहलत है, वरना पंचायत बैठेगी। यह धमकी सुनकर सावित्री देवी वहीं दहलीज पर बैठकर रोने लगीं। इस अपमान ने आन्या के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दिया। अब बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और अस्तित्व की थी। अगर जमीन बिक गई तो उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। आन्या ने ठान लिया कि उसे 1 हफ्ते के अंदर सच सामने लाना होगा। उसने रामू काका की बात याद की। जड़ को पता होना चाहिए कि पानी कहाँ से आ रहा है। उसे सबूत चाहिए था, ठोस सबूत, जिसे देखकर न तो सास मुंह फेर सकें और न ही मोहन चुप रह सके। काकी की होशियारी और सूरज की हरकतों पर अब उसे 24 घंटे नजर रखनी थी। उस दोपहर
अन्या ने एक नाटक किया। उसने जोर जोर से रोना शुरू किया और कहा कि वह अपने मायके जा रही है, क्योंकि अब वह यह बेइज्जती नहीं सह सकती। उसने एक पोटली बांधी और आंगन में रखकर बैठ गई। यह सुनकर काकी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वे सावित्री देवी के पास गईं और बोलीं, देखा जीजी, चोरी पकड़ी जाने के डर से भाग रही है। जाने दो, बला टलेगी। आन्या ने कनखियों से देखा कि काकी कितनी राहत महसूस कर रही हैं। आन्या वास्तव में कहीं जाने वाली नहीं थी। यह सिर्फ काकी को बेफिक्र करने की एक चाल थी, ताकि वे कोई गलती करें। जब दुश्मन को लगता है कि वह जीत गया है, तभी वह सबसे बड़ी गलती करता है। यह सीख उसे उसके पिता ने बचपन में दी थी। मोहन ने आन्या को रोकने की कोशिश की। तुम कहाँ जाओगी? ऐसे समय में घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? आन्या ने मोहन की आंखों में देखा और कहा, लोग तो अभी भी कह रहे हैं, और आप भी तो उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। अगर मैं चली जाऊंगी तो शायद आप लोगों को शांति मिल जाए। मोहन निरुत्तर हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंत में दीनानाथ जी ने हस्तक्षेप किया और आन्या को जाने से रोक दिया। बहू कहीं नहीं जाएगी। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। दीनानाथ जी की बात का मान रखते हुए आन्या रुक गई, लेकिन काकी का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा था कि कांटा निकल गया। शाम ढलते ही आन्या ने देखा कि काकी फिर से बेचैन हो रही हैं। वे बार बार पिछवाड़े की तरफ जा रही थीं। आन्या समझ गई कि आज रात कुछ होने वाला है। शायद चोरी का माल ठिकाने लगाया जाएगा या पैसों का बंटवारा होगा। आन्या ने अपनी सांसें थाम लीं और अंधेरे का इंतजार करने लगी। हवेली का पुरानापन, चरहकहिनी का हवेली का पुरानापन, जो अब तक उसे डराता था, अब उसका साथी बन गया था। हर कोना, हर परछाई उसे छिपाने में मदद कर रही थी। वह सहमी हुई बहू नहीं थी। वह एक शिकारी की तरह अपने शिकार पर नजर गढ़ाए हुए थी, जो उसके परिवार को बर्बाद कर रहा था। रात के दूसरे पहर में, जब पूरा गांव सो चुका था, हवेली के पिछले हिस्से में एक आहट हुई। आन्या, जो जागी हुई थी, ने अपनी चादर हटाई और नंगे पैर, बिना कोई आवाज किए बाहर निकली। उसने देखा कि काकी दबे पांव कुएं की तरफ जा रही है, जो घर के पिछवाड़े में स्थित था। उनके हाथ में एक छोटी पोटली थी। आन्या दिल थामकर उनके पीछे पीछे दीवार की आड़ लेकर चली। काकी कुएं के पास रुकी और वहां एक पत्थर के नीचे कुछ टटोलने लगी। आन्या की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यही वह सबूत है जिसकी उसे तलाश थी? तभी अचानक एक बिल्ली रास्ता काट गई और एक बर्तन गिर गया, जिसकी आवाज सन्नाटे में गूंज गई। काकी चौंक कर पलटीं। कौन है वहां? उन्होंने डर और गुस्से में पूछा। आन्या एक पुराने खंभे के पीछे दुबक गई। अपनी सांसें रोककर काकी ने कुछ देर तक अंधेरे में घूरा, फिर बड़बड़ाते हुए कि शायद बिल्ली होगी, वापस अपने काम में लग गईं। आन्या ने राहत की सांस ली। वह बाल बाल बची थी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि कुएं के पास उस पत्थर के नीचे कुछ न कुछ जरूर छिपा है। काकी के वहां से हटते ही उसे वहां जाकर देखना था। वापस अपने कमरे में आकर आन्या सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने काकी का वह संदिग्ध व्यवहार और घर की बदहाली घूम रही थी। उसे पता था कि आने वाला दिन निर्णायक होगा। एक तरफ महाजन की धमकी थी और दूसरी तरफ घर के अंदर का यह षड्यंत्र। उसने रामू काका के शब्दों को फिर से याद किया और खुद को समझाया कि डरने का वक्त बीत चुका है। कल वह उस पत्थर के नीचे का राज जानेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बाहर झींगुरों की आवाज तेज हो गई थी, मानो वे भी इस संघर्ष की गवाही दे रहे हों, जो अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। हवेली की दीवारें गवाह थीं कि एक निर्दोष स्त्री कैसे अपने सम्मान और परिवार की रक्षा के लिए एक योद्धा में बदल रही थी। अगली सुबह की शुरुआत एक भारी मनहूसियत के साथ हुई। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में वह चमक नहीं थी जो उम्मीद जगा सके, बल्कि वह हवेली की उदासी को और भी ज्यादा उजागर कर रही थी।
घर के आंगन में तुलसी का पौधा भी आज कुछ मुरझाया हुआ लग रहा था, मानो उसे भी आने वाले संकट का आभास हो गया हो। सावित्री देवी आज बिस्तर से उठी ही नहीं थीं। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और वे बड़बड़ा रही थीं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं उन्हें कोस रही हैं क्योंकि वे घर की रक्षा नहीं कर पाईं। वैद्य जी को बुलाया गया था, जिन्होंने नाड़ी देखकर बताया कि बीमारी शरीर की कम और मन की ज्यादा है, जिसे केवल चिंता मुक्त होकर ही ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की नजरें अनायास ही आन्या की ओर मुड़ गईं, मानो वही इस चिंता की एकमात्र जड़ हो। और यह मौन आरोप आन्या के दिल पर किसी पत्थर की तरह लगा। रसोई में चाय बनाते समय आन्या के हाथ यांत्रिक रूप से चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग पिछवाड़े में स्थित उस कुएं के पास था, जहां उसने कल रात काकी को देखा था। चाय की केतली से उठती भाप में उसे बार बार काकी का वह डरता हुआ चेहरा और पत्थर के नीचे कुछ छिपाने की क्रिया दिखाई दे रही थी। उसने तय कर लिया था कि आज जब दोपहर में सब आराम कर रहे होंगे, तब वह उस जगह की तलाशी लेगी। उसे पता था कि यह खतरनाक हो सकता है। अगर काकी ने उसे देख लिया तो वे उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे रंगे हाथों पकड़ने का नाटक कर सकती है। लेकिन अब आन्या के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसका सम्मान पहले ही दांव पर था और अब उसे वापस पाने के लिए जोखिम उठाना ही था, क्योंकि सच्चाई उस ठंडे पत्थर के नीचे दबी हुई थी। दोपहर का समय, जो गर्मियों में अक्सर सन्नाटे से भरा होता है, आज आन्या के लिए किसी युद्ध के मैदान में उतरने जैसा था। घर के पुरुष बाहर गए हुए थे और सावित्री देवी दवाई के नशे में सो रही थीं। काकी अपने कमरे में थीं और उनकी खर्राटों की आवाज बाहर तक आ रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि वे गहरी नींद में हैं। आन्या ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और दबे पांव पिछवाड़े की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि पुरानी ईंटें उसके पैरों के नीचे चरमराकर उसे धोखा दे देंगी। कुएं के पास पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक गिलहरी दीवार पर दौड़ रही थी। उसने उस जगह को पहचाना जहां काकी बैठी थी। वहां की मिट्टी थोड़ी ताजी खुदी हुई लग रही थी और उस पर एक बड़ा चपटा पत्थर रखा हुआ था। आन्या ने कांपते हाथों से उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर वजनी था और उसे हटाने में आन्या की उंगलियां छिल गईं, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। पत्थर हटते ही नीचे गीली मिट्टी दिखाई दी, जिसे उसने अपनी उंगलियों से कुरेदना शुरू किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि उसकी आवाज कहीं काकी की नींद न खोल दे। थोड़ी ही देर में उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटा सा लोहे का डिब्बा दबा हुआ मिला, जिस पर जंग लगा हुआ था। यह वही डिब्बा था जिसे काकी अक्सर अपने मसालों के बीच छिपाकर रखती थी, लेकिन आज वह यहाँ जमीन में गड्ढा हुआ था। आन्या ने उस डिब्बे को बाहर निकाला, उसे पोंछा और उसे खोलने की कोशिश की। ढक्कन जाम था, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद वह खुल गया। डिब्बे के अंदर जो था, उसे देखकर आन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें पैसों की गड्डियां तो नहीं थीं, लेकिन सावित्री देवी की वह सोने की चेन थी जो पिछले साल खो गई थी और जिसका इल्जाम नौकरानी पर लगा था। इसके अलावा उसमें महाजन के नाम कुछ गिरवी रखने की रसीदें थीं, जिन पर काकी के बेटे सूरज के हस्ताक्षर थे। और सबसे चौंकाने वाली चीज थी सावित्री देवी के संदूक की एक नकली चाबी। आन्या का दिमाग तेजी से चलने लगा। इसका मतलब था कि चोरी सिर्फ कल नहीं हुई थी, बल्कि यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। काकी और सूरज मिलकर धीरे धीरे घर को खोखला कर रहे थे और हर चोरी के बाद एक नई कहानी गढ़कर सारा शक कभी नौकरों पर तो कभी आन्या पर डाल देते थे। आन्या के हाथों में अब वह ब्रह्मास्त्र था जो इस झूठ के किले को ढहा सकता था। आन्या ने जल्दी से वह डिब्बा अपनी साड़ी में छिपा लिया और मिट्टी को वापस वैसे ही बराबर कर दिया जैसे वह पहले थी, ताकि काकी को शक न हो। वह वापस अपने कमरे में आई और उस डिब्बे को अपने कपड़ों के बीच सबसे नीचे छिपा दिया। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि क्रोध और उत्तेजना से।
अब उसे सिर्फ सही समय का इंतजार करना था जब वह सबके सामने यह सच ला सके। लेकिन तभी उसे बाहर आंगन से काकी की ऊंची आवाज सुनाई दी। अरे बहू, कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। देख तो सही बिल्ली ने क्या किया है। आन्या ने खुद को संभाला, चेहरे पर सामान्य भाव लाए और बाहर निकली। उसे पता था कि काकी अब कोई नया नाटक शुरू करने वाली है। आंगन में काकी एक टूटे हुए मर्तबान के पास खड़ी थी, जिसमें साल भर का अचार भरा हुआ था, जो अब जमीन पर बिखर कर बर्बाद हो चुका था। काकी ने आन्या को देखते ही माथा पीटा और चिल्लाईं, देख लो, जीजी सावित्री देवी को आवाज लगाते हुए इस कलमोही ने क्या किया। अभी मैं सोकर उठी तो देखा यह मर्तबान टूटा पड़ा है। जरूर यह यहाँ से गुजरी होगी और इसके पल्लू से लगकर गिर गया होगा। सावित्री देवी, जो अभी अभी नींद से जागी थीं, लड़खड़ाते हुए बाहर आईं और अचार को जमीन पर देखकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, इस साल तो खाने के लाले पड़े हैं और जो बचा खुचा था वह भी इसने मिट्टी में मिला दिया। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा। आन्या जानती थी कि वह उस तरफ गई भी नहीं थी, लेकिन अब उसे सफाई देने का कोई मतलब नहीं लगा, क्योंकि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। शाम होते होते घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जब मोहन खेत से वापस आया तो उसे पता चला कि महाजन ने अब और मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया है। मोहन बहुत परेशान था। वह आंगन में सिर झुकाए बैठा था। तभी काकी ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, बेटा मोहन, मुझे लगता है कि अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। जब तक यह अपशकुनी बहू इस घर में रहेगी, हमारा एक भी काम नहीं बनेगा। इसे कुछ दिनों के लिए इसके मायके भेज दो, शायद घर की हवा बदल जाए। मोहन ने आन्या की तरफ देखा, जो खामोशी से कोने में खड़ी थी। मोहन की आंखों में बेबसी थी। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन मां के आंसुओं और घर की बर्बादी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसमें सही और गलत का फैसला करने की ताकत नहीं बची थी। तभी घर के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। काकी का बेटा सूरज लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसकी आंखों में नशा था और कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। उसे इस हालत में देखकर सावित्री देवी ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन काकी तुरंत उसके पास गईं और उसे सहारा देकर बोलीं, अरे बेटा, तू यहाँ, तबीयत तो ठीक है ना? तेरी शायद धूप लग गई होगी। सूरज ने काकी का हाथ झटक दिया और लड़खड़ाती जुबान में बोला, माँ, मुझे और पैसे चाहिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे अगर मैंने आज रात तक पैसे नहीं दिए। काकी घबरा गईं। उन्होंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए बोली, चुप रह नालायक, होश में तो आ। घर में सब है। लेकिन आन्या ने सूरज के शब्द सुन लिए थे और वह समझ गई थी कि सूरज किसी जुए के कर्ज में बुरी तरह फंसा है। काकी सूरज को खींचते हुए उसके पुराने कमरे की तरफ ले गईं, यह कहते हुए कि उसे आराम की जरूरत है। आन्या की नजरें उन पर जमी हुई थीं। वह जानती थी कि अभी कमरे के अंदर असली बात होगी। उसने एक लोटा पानी लिया और बहाना बनाकर उस कमरे के पीछे वाली खिड़की के पास गई, जो थोड़ी खुली थी। अंदर से काकी की दबी हुई लेकिन गुस्से से भरी आवाज आ रही थी, तू मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा? अभी कल ही तो तुझे संदूक से निकालकर इतने पैसे दिए थे, सब फूंक दिए तूने। सूरज की गिड़गिड़ाती हुई आवाज आई, माँ, वो आखिरी बार था, बस 500 और दे दो। कसम से फिर कभी नहीं मांगूंगा, नहीं तो वो लोग मेरा खून कर देंगे। यह सुनकर आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। संदूक से पैसे काकी ने ही निकाले थे और उसका इल्जाम आन्या पर लगाया गया था। खिड़की के बाहर खड़ी आन्या ने सुना कि काकी कह रही थी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत सोना बचा है वह भी उस कुएं के पास। काकी अचानक चुप हो गईं। शायद उन्हें एहसास हुआ कि वे ज्यादा बोल गई हैं, या फिर उन्हें बाहर किसी की आहट सुनाई दी। आन्या ने सांस रोक ली, लेकिन काकी ने बात बदलते हुए कहा, सो जा, अब सुबह देखेंगे। और खबरदार जो किसी के सामने मुंह खोला। आन्या वहां से हट गई।
उसके पास अब सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि गवाह भी था। हालांकि शराबी गवाह पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह एक सवाल था, लेकिन उसे यकीन था कि काके की ममता ही उनकी कमजोरी बनेगी और यही कमजोरी सच्चाई को बाहर लाएगी। रात के खाने के समय सावित्री देवी ने एक कठोर निर्णय सुनाया। उन्होंने अपनी थाली को परे सरकाते हुए कहा, कल सुबह आन्या अपने मायके जाएगी। मैंने उसके पिता को संदेश भिजवा दिया है। यह सुनते ही आन्या के हाथ से निवाला छूट गया। मोहन चुप रहा। उसने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। काकी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। वे बोली, जी जी, तुमने बिल्कुल सही किया। घर की शांति के लिए कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। देखना, इसके जाते ही सब ठीक हो जाएगा। आन्या ने अपनी सास की आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा और हताशा थी। प्रेम का कोई नामो निशान नहीं था। आन्या को लगा कि अगर वह आज चुप रही तो वह हमेशा के लिए दोषी मान ली जाएगी और उसके माथे पर लगा कलंक कभी नहीं धुलेगा। आन्या ने अपनी थाली छोड़ दी और खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत से सब चौंक गए, क्योंकि आज तक उसने कभी बड़ों के सामने इस तरह व्यवहार नहीं किया था। उसने कामपति लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूं कि कल सुबह पंचायत बुलाई जाए, या कम से कम पूरे परिवार के सामने एक आखिरी बात रखी जाए। सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गईं। अब क्या तमाशा करना बाकी रह गया है? क्या गांव भर में हमारी और हंसाई करवानी है? काकी ने भी बीच में कूदते हुए कहा, अरे, बेशर्म हो गई है लड़की। अब इसे पंचायत चाहिए अपनी सफाई देने के लिए। आन्या ने काकी की ओर एक तीखी नजर डाली, जिससे काकी एक पल के लिए सहम गईं। उस नजर में वह डरपोक बहू नहीं, बल्कि एक दुर्गा का रूप दिख रहा था। आन्या ने फिर अपनी सास से कहा, माँ जी, यह इस घर की इज्जत का सवाल है। अगर मैं चोर बनकर गई तो मेरे मायके वाले भी जी नहीं पाएंगे, और यह दाग हमेशा आपके परिवार पर भी रहेगा कि आपकी बहू चोर थी। बस कल सुबह तक का वक्त दीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। दीनानाथ जी, जो कोने में बैठे सब सुन रहे थे, ने अपनी भारी आवाज में कहा, बहू ठीक कह रही है। न्याय का तकाजा यही है कि उसे अपनी बात कहने का मौका मिले। कल सुबह सब इकट्ठा होंगे। घर के मुखिया का आदेश था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे काट सके। रात बहुत भारी थी। हवाएं तेज चल रही थीं और बादलों की गड़गड़ाहट से लग रहा था कि बारिश होने वाली है, जो सुंदनपुर में अक्सर बदलाव का प्रतीक मानी जाती है। आन्या अपने कमरे में गई और उसने वह डिब्बा निकाला। उसने उन रसीदों को फिर से देखा और भगवान की मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना की। उसे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था कि अब झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। उसने सोचा कि मोहन क्या करेगा? क्या वह कल भी चुप रहेगा या सच्चाई देखकर उसका साथ देगा? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कोई साथ दे या न दे, वह सत्य के साथ खड़ी रहेगी। उधर काकी के कमरे में बेचैनी थी। काकी को आन्या का आत्मविश्वास खटक रहा था। वे सोच रही थी कि कहीं इस लड़की को कुछ पता तो नहीं चल गया। वे बार बार करवटें बदल रही थीं और बीच बीच में उठकर सूरज को देख रही थी, जो बेसुध सोया था। काकी ने सोचा कि सुबह होते ही वह सबसे पहले उस डिब्बे को वहां से हटा देंगी, ताकि कोई सबूत न रहे। उन्हें क्या पता था कि वह चिड़िया तो कब की उड़ चुकी है और जाल अब उनके ही पैरों में फंसने वाला है। काकी ने मन ही मन योजना बनाई कि कल सुबह पंचायत में वे आन्या पर कोई ऐसा घिनौना आरोप लगाएंगी कि गांव वाले उसे पत्थर मारकर निकाल दें। वे अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार करने वालों में से नहीं थीं। मध्य रात्रि के समय जब बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हुई, आन्या अपनी खिड़की के पास बैठी बाहर के तूफान को देख रही थी। यह तूफान उसके अंदर चल रहे तूफान से मेल खा रहा था। रामू काका, जो बरामदे में सो रहे थे, ने करवट बदली और जागते हुए देखा कि बहू के कमरे में अभी भी दिया जल रहा है। वे समझ गए कि कल का दिन इस हवेली के इतिहास में लिखा जाएगा।
उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि सत्य की जीत हो, क्योंकि वे जानते थे कि अगर आन्या हार गई तो इस घर से धर्म और लक्ष्मी दोनों हमेशा के लिए चले जाएंगे। रामू काका ने भी अपनी गवाही देने की तैयारी कर ली थी। वे अब और चुप नहीं रहने वाले थे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं, जैसे समय की घड़ी टिक टिक कर रही हो। सुबह होने में अब कुछ ही घंटे बाकी थे। आन्या ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ अंगारे थे। उसने अपनी शादी के जोड़े को देखा जिसे पहनकर वह इस घर में आई थी, और सोचा कि क्या कल उसे यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा या फिर यह घर उसे फिर से अपनाएगा। यह अनिश्चितता उसे डरा रही थी, लेकिन उसने उस लोहे के डिब्बे को कसकर पकड़ लिया जो उसकी ढाल बनने वाला था। कल कुरुक्षेत्र सजेगा, लेकिन यह युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि प्रमाणों और साहस से लड़ा जाएगा। अगली सुबह का सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। गांव में चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन शर्मा हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि खबर फैल गई थी कि शर्मा जी के घर आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। अन्या नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर तैयार हुई। वह किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री की तरह दिख रही थी। उसने तुलसी को जल दिया और सूर्य को प्रणाम किया। हे भास्कर, आज मेरे सत्य को प्रकाशित करना। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आंगन में दरी बिछा दी गई थी। सावित्री देवी, दीनानाथ जी और मोहन वहां बैठे थे। काकी भी एक तरफ बैठी थी। उनकी नजरें बार बार आन्या के कमरे की तरफ जा रही थीं। पड़ोसी और गांव के कुछ बुजुर्ग भी आ गए थे। माहौल में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। आन्या अपने कमरे से निकली। उसके हाथ में कुछ नहीं था, वह खाली हाथ थी, लेकिन उसकी कमर में वह डिब्बा साड़ी के पल्लू में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे सबके बीच आई और बड़ों के पैर छुए। काकी ने उसे घूरते हुए सोचा, आज तेरा आखिरी दिन है इस घर में। लेकिन आन्या की आंखों में देखकर उन्हें पहली बार अपने अंदर एक सिहरन महसूस हुई। खेल अब शुरू होने वाला था, और इसके नियम आन्या ने तय किए थे। सुंदनपुर की उस पुरानी हवेली का आंगन अब खचाखच भर चुका था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। सावित्री देवी, जिनका चेहरा अभी भी गुस्से और दुख से तमतमाया हुआ था, अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी थीं, और उनके बगल में दीनानाथ जी गंभीर मुद्रा में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। गांव के कुछ प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे, जिन्हें पंचायत के तौर पर नहीं बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि शर्मा परिवार की इज्जत का सवाल था। आन्या बीच आंगन में खड़ी थी। सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी, जो उसके अटूट आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। काकी, जो एक कोने में बैठी थीं, बार बार अपने पल्लू से मुंह पोंछ रही थीं, और उनकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटक रही थीं। उन्हें अनहोनी की आशंका हो रही थी। सबसे पहले सावित्री देवी ने सन्नाटा तोड़ा। उनकी आवाज में कड़वाहट थी। पंचों और मेरे घर के बड़ों, आज यह नौबत आ गई है कि हमें घर की बात बाहर करनी पड़ रही है। जब से यह लड़की अन्या इस घर में आई है, हमारे घर की बरकत चली गई है। पहले जानवर बीमार हुए, फिर फसल खराब हुई, और अब घर में चोरी हो गई। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा मानना है कि इसके पैर अशुभ हैं और इसी के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इसे इसके मायके वापस भेज दिया जाए। सावित्री देवी के शब्दों ने वहां मौजूद भीड़ में एक हल्की सी कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ लोग सहमति में सिर हिला रहे थे, तो कुछ आन्या की तरफ दया भाव से देख रहे थे। काकी ने तुरंत अपनी बात जोड़ी। वे नहीं चाहती थीं कि आन्या को बोलने का कोई मौका मिले। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और सिर्फ अपशकुन ही नहीं, मुझे तो लगता है कि चोरी में भी इसी का हाथ है। गरीब घर से आई है, पैसों की चमक देखकर नीयत डोल गई होगी, और अब पंचायत बुलाकर नाटक कर रही है।
ताकि हम डर जाएं। काकी ने आन्या की ओर उंगली उठाते हुए जोर से कहा, अरे कलमुही, अब क्या खड़ी है, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। क्यों इस बुढ़ापे में इन लोगों को और सता रही है? काकी की आवाज में इतनी नफरत थी कि वहां बैठे मोहन ने भी असहज होकर अपनी नजरें झुका लीं। लेकिन वह अब भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल सका। आन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर बहुत ही शांत और स्पष्ट स्वर में बोलना शुरू किया। काकी, आपने सही कहा कि मैं गरीब घर से आई हूं, लेकिन मेरे संस्कारों में चोरी नहीं है। और रही बात अपशकुन की, तो क्या मेरे पैर पड़ने से ताले अपने आप खुल जाते हैं? क्या मेरे अशुभ होने से नकली चाबियां बन जाती हैं? आन्या का यह सवाल सुनकर सब चौंक गए। दीनानाथ जी ने हुक्का पीना छोड़ दिया और ध्यान से बहू की तरफ देखा। आन्या ने आगे बढ़कर अपनी सास की आंखों में देखा। माँ जी, आप हमेशा कहती हैं कि मैं इस घर के लिए दुर्भाग्य लाई हूँ, लेकिन असली दुर्भाग्य तो यह है कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और अपने ही घर में पल रहे सांप को नहीं पहचान पाई, इससे पहले कि सावित्री देवी कुछ कह पाती। काकी चिल्लाई, जुबान लड़ाती है, बड़ों से देखो इसके लक्षण, अरे इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। लेकिन आन्या ने अपनी कमर से पल्लू हटाया और वह जंग लगा लोहे का डिब्बा सबके सामने रख दिया, जिसे देखते ही काकी के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। यह डिब्बा मुझे कल दोपहर पिछवाड़े के कुएं के पास उस पत्थर के नीचे गड़ा हुआ मिला, जहां काकी अक्सर बैठती हैं। आन्या ने जोर देकर कहा। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। मोहन ने आगे बढ़कर उस डिब्बे को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे आभास हो गया था कि इसमें कुछ ऐसा है जो उनके परिवार की नींव हिला देगा। मोहन ने डिब्बा खोला और उसमें से एक एक करके सामान निकालना शुरू किया। सबसे पहले वह सोने की चेन निकली, जिसे सावित्री देवी ने 6 महीने पहले खोया हुआ मान लिया था और जिसके लिए पुरानी नौकरानी को काम से निकाल दिया गया था। सावित्री देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झपटकर वह चेन अपने हाथ में ले ली। यह तो मेरी पुश्तैनी चेन है, यह यहाँ कैसे आई? फिर मोहन ने वो रसीदें निकालीं जो महाजन के नाम थीं और जिन पर गिरवी रखे गए जेवरों का विवरण था। साथ ही एक नकली चाबी भी निकली जो बिल्कुल उस संदूक की चाबी जैसी थी। मोहन ने रसीदों को पढ़ा और अविश्वास में सिर हिलाया। ये रसीदें, ये तो सूरज के नाम पर हैं और इसमें लिखा है कि उसने जुए के कर्ज के बदले माँ के कंगन गिरवी रखे हैं। पूरा आंगन स्तब्ध था। लोगों की नजरें अब आन्या से हटकर काकी पर टिक गई थीं, जो अब पसीने से तरबतर हो चुकी थी। काकी ने हकलाते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की। यह झूठ है। इस लड़की ने मुझे फंसाने के लिए यह सब किया है। यह जादू टोना जानती है। इसने ही यह सब वहां रखा होगा। लेकिन आन्या ने दृढ़ता से कहा, काकी, जादू टोने से नकली चाबियां नहीं बनती और न ही महाजन की रसीदें लिखी जाती हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो बुलाइए अपने बेटे सूरज को। उसके पैरों में गिरकर पूछिए कि उसने वो पैसे कहाँ उड़ाए जो आपने परसों रात उसे दिए थे। आन्या की आवाज में अब वह कड़कपन था जो सच्चाई से आता है। दीनानाथ जी ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर पटकी और गरजते हुए बोले, रामू, जाओ, पकड़कर लाओ सूरज को, चाहे वह जिस हाल में हो। रामू काका, जो यह सब देख रहे थे और जिनके चेहरे पर संतोष का भाव था, तुरंत गए और थोड़ी ही देर में उनींदे और डरे हुए सूरज को खींचते हुए ले आए। सूरज ने आंगन में जमा भीड़ और अपनी माँ की हालत देखी तो वह समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। दीनानाथ जी ने उसके सामने वह रसीदें फेंकीं और पूछा, यह क्या है? सच बोल, वरना आज तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही सूरज का नशा और हिम्मत दोनों गायब हो गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए ताऊजी, मुझसे गलती हो गई। सूरज ने रोते रोते सब उगल दिया। मुझे जुए की लत लग गई थी। बहुत कर्ज हो गया था।
मान ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। उन्होंने ही संदूक की नकली चाबी बनवाई थी और धीरे धीरे करके गहने और पैसे निकाल रही थीं। यह कबूलनामा सुनते ही सावित्री देवी को जैसे गहरा धक्का लगा। वे अपनी कुर्सी पर ढह गईं। जिस देवरानी को उन्होंने अपनी सगी बहन से बढ़कर माना, जिस पर उन्होंने आंख मूंदकर भरोसा किया और जिसके कहने पर अपनी ही बहू को इतना सताया, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन ये आंसू अब गुस्से के नहीं, बल्कि गहरे पश्चाताप और आघात के थे। काकी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थीं। उनकी सारी हेकड़ी, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वे सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ीं। जीजी, मुझे माफ कर दो। मैं ममता में अंधी हो गई थी। मेरा बेटा मर जाता अगर मैं उसे पैसे नहीं देती। लेकिन सावित्री देवी ने अपना पैर खींच लिया। उन्होंने काकी की तरफ देखा भी नहीं। आन्या, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, ने धीरे से कहा, ममता अपराध नहीं है काकी, लेकिन अपनी ममता के लिए किसी निर्दोष की बलि चढ़ाना और पूरे घर को बर्बाद करना पाप है। आपने सिर्फ चोरी नहीं की, आपने इस घर के विश्वास की हत्या की है। गांव वाले अब काकी को धिक्कार रहे थे। छेह छेह, कैसी औरत है। अपनी ही जेठानी के घर में डाका डाला और बेचारी बहू को बदनाम किया। दीनानाथ जी ने हाथ उठाया और सबको शांत होने का इशारा किया। उन्होंने एक कठोर निर्णय सुनाया, जो उस समय के समाज और मर्यादा के अनुरूप था। पुलिस को बुलाकर हम अपनी घर की बात जग हंसाई नहीं बनाएंगे, लेकिन आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने काकी और सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा, सूरज को गांव छोड़कर जाना होगा और अपनी कमाई से सारा कर्ज चुकाना होगा। और तुम, छोटी बहू, उन्होंने काकी से कहा, तुम इस घर की रसोई और भंडार घर में कभी कदम नहीं रखोगी। तुम एक विधवा हो, इसलिए हम तुम्हें छत तो देंगे, लेकिन तुम्हारा इस परिवार के फैसलों में अब कोई अधिकार नहीं होगा। यह सजा किसी भी मृत्युदंड से कम नहीं थी, क्योंकि काकी का सारा मान सम्मान एक पल में धूल में मिल गया था। काकी रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि उनका अपराध बहुत बड़ा था। मोहन, जो अब तक शर्मिंदगी के मारे सिर नहीं उठा पा रहा था, धीरे धीरे आन्या के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और गला रुंधा हुआ था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर आन्या से कहा, आन्या, मुझे माफ कर दो। मैं पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैंने कानों सुनी बातों पर यकीन किया और तुम्हारी आंखों की सच्चाई नहीं देख पाया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आन्या ने उसे रोका नहीं, न ही तुरंत माफ किया। बस इतना कहा, विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ने में वक्त लगता है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सच सामने आ गया। सावित्री देवी, जो अब तक शून्य में ताक रही थी, उठी और लड़खड़ाते कदमों से आन्या के पास आईं। उन्होंने अपने गले से चाबियों का वह गुच्छा निकाला, जो उनकी सत्ता और अधिकार का प्रतीक था, और उसे कांपते हाथों से आन्या की ओर बढ़ाया। ले बेटी, सावित्री देवी ने रुंधे गले से कहा, यह घर आज से तेरा है। मैं अंधी थी, जो हीरे को पत्थर समझती रही। तूने आज मेरे घर को, मेरी इज्जत को बचा लिया। अगर तू न होती, तो आज हम सचमुच सड़क पर आ गए होते। आन्या ने झुककर अपनी सांस के पैर छुए और चाबियां लीं। यह जीत किसी अहंकार की नहीं थी, बल्कि धैर्य और सत्य की थी। गांव वाले अब धीरे धीरे विदा होने लगे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे नई बहू ने घर को टूटने से बचा लिया। जो औरतें कल तक आन्या को अपशकुनी कह रही थीं, आज वे ही उसकी बुद्धिमानी और साहस की तारीफों के पुल बांध रही थीं। देखा, कैसी लक्ष्मी जैसी बहू है। सब कुछ सहती रही और अंत में सच साबित कर दिया। बिमला ने जाते जाते अपनी साथी से कहा। हवेली का आंगन खाली हो गया था। सूरज और काकी अपने कमरे में बंद हो चुके थे, जहां से अब सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन हवेली के बाकी हिस्से में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ हट गया हो। शाम ढलने को थी।
और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। आन्या ने फिर से झाड़ू उठाई और आंगन में बिखरी हुई धूल और पैरों के निशानों को साफ करने लगी। यह सफाई सिर्फ आंगन की नहीं थी, बल्कि उन तमाम कड़वी यादों और झूठे आरोपों की भी थी जो इस घर के फर्श पर जमे हुए थे। रामू काका, जो बरामदे में बैठे थे, ने मुस्कुराते हुए आन्या को देखा और मन ही मन कहा, आज से इस हवेली का असली राज्य शुरू हुआ है। आन्या को काम करता देख मोहन भी चुपचाप आया और उसने बाल्टियां उठाकर कुएं की तरफ रुख किया। आज वह अपनी पत्नी का हाथ बंटाना चाहता था, बिना कुछ कहे। रसोई में आज पहली बार शांति थी। सावित्री देवी ने आन्या से कहा कि आज वह आराम करे, खाना वे खुद बनाएंगी। लेकिन आन्या ने मना कर दिया, नहीं मां जी, आज मैं खीर बनाऊंगी। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कड़वाहट को मिठास से ही खत्म किया जा सकता है। चूल्हा जलाया गया और दूध उबलने की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। यह खुशबू उस नई शुरुआत की थी जिसमें अब शक और डर की कोई जगह नहीं थी। आन्या जानती थी कि घाव भरने में समय लगेगा। काकी का साया अभी भी घर के एक कोने में है, लेकिन अब वह साया उसे डरा नहीं सकता था, क्योंकि अब घर की चाबी और घर का विश्वास दोनों उसके पास थे। रात होते होते हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन यह शांति वैसी डरावनी नहीं थी जैसी पिछली रातों में थी। आज हवाओं में ठंडक थी और आसमान साफ था। आन्या ने तुलसी के पास दिया जलाया और उसकी लौ को एकटक देखती रही। उसने महसूस किया कि वह पुरानी आन्या नहीं रही जो हर बात पर डर जाती थी। एक घटना ने उसे एक परिपक्व और समझदार स्त्री बना दिया था। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया था। उसे पता था कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो वह सुंदनपुर की उसी हवेली में जागेगी। लेकिन अब वह वहां की बेचारी बहू नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी होगी। तूफान के बाद की शांति सबसे गहरी होती है, और सुंदनपुर की उस पुरानी हवेली में आज वही शांति छाई हुई थी। दिन भर की उथल पुथल, आरोपों की आंधी और आंसुओं की बारिश के बाद अब शाम का सन्नाटा एक मरहम की तरह हर घाव पर लग रहा था। हवेली का आंगन, जो सुबह तक युद्ध का मैदान बना हुआ था, अब शीतल चांदनी में नहाया हुआ था और वहां एक पवित्रता का एहसास हो रहा था। रसोई से इलायची और केसर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो पूरे घर में फैलकर हवा को मीठा बना रही थी। आन्या चूल्हे के पास बैठी खीर बना रही थी। दूध के उबलने की धीमी आवाज और करछुल के बर्तन से टकराने की खनक संगीत की तरह लग रही थी। आज उसके हाथों में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी, क्योंकि आज वह डर के साये में नहीं, बल्कि सम्मान की रोशनी में खाना बना रही थी। सावित्री देवी, जो अब तक अपने कमरे में पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, धीरे धीरे रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उनकी नजरें झुकी हुई थीं और चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जिससे घर वाले डरते थे, बल्कि एक नरमी थी जो शायद बरसों पहले कहीं खो गई थी। वे संकोच के साथ अंदर आईं और आन्या के बगल में बैठ गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे बादाम और पिस्ते की कटोरी अपनी ओर खींच ली और उन्हें काटने लगीं। आन्या ने एक पल के लिए अपनी सास को देखा। उसे लगा कि शायद वे कुछ कहेंगी, लेकिन शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सास और बहू के बीच का यह मौन सहयोग, जो बरसों से नदारद था, आज अचानक से स्थापित हो गया था। सावित्री देवी का रसोई में आकर आन्या का हाथ बंटाना ही अपने आप में सबसे बड़ी माफी थी। एक ऐसी माफी जो जुबान से नहीं, कर्म से मांगी गई थी। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो सावित्री देवी ने चूल्हे की आंच धीमी कर दी और अपनी कलाई से सोने का एक पुराना कंगन उतारा। उन्होंने आन्या का हाथ अपने हाथों में लिया और वह कंगन उसकी कलाई में पहना दिया। आन्या चौंक गई। माँ जी, यह तो, सावित्री देवी ने उसकी बात काटते हुए भारी आवाज में कहा, यह मेरे लिए नहीं, इस घर की लक्ष्मी के लिए है। आज तक मैंने तुझे सिर्फ एक बोझ समझा, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की नींव है। अगर नींव मजबूत न हो तो महल भी गिर जाते हैं, और तूने इस गिरते हुए घर को अपने कंधों पर संभाल लिया। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। आन्या ने झुककर उनके पैर छुए।
और उस एक पल में अतीत के सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए। बाहर आंगन में मोहन और दीनानाथ जी दरी बिछाकर बैठे थे। दीनानाथ जी के चेहरे पर एक सुकून था जो महीनों बाद दिखाई दिया था। मोहन आज कुछ ज्यादा ही सक्रिय लग रहा था। वह कभी पानी का जग भर रहा था तो कभी लालटेन की बत्ती ठीक कर रहा था, मानो वह अपने हिस्से की गलतियों को इन छोटे छोटे कामों से सुधारना चाहता हो। उसे अपनी पत्नी से नजरें मिलाने में अभी भी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन उसके मन में आन्या के लिए जो सम्मान पैदा हुआ था वह अतुलनीय था। उसे एहसास हो चुका था कि सुंदरता सिर्फ रूप में नहीं बल्कि चरित्र और साहस में होती है। आज हवेली का वातावरण बदला सा था। दीवारों से वो मनहूसियत गायब हो चुकी थी और हवा में एक ताजगी थी, जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ हुआ हो। रात का भोजन आज आंगन में ही परोसा गया, खुले आसमान के नीचे, जहां तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। आन्या ने पीतल की थालियों में गर्मा गर्म पूरियां, आलू की सब्जी और वह विशेष खीर परोसी। काकी अपने कमरे में थीं। उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया था और किसी ने उन पर दबाव भी नहीं डाला, क्योंकि उनका प्रायश्चित अभी बाकी था। आज की थाली में सिर्फ भोजन नहीं था बल्कि रिश्तों की वह मिठास थी जो कड़वाहट के खत्म होने के बाद आती है। दीनानाथ जी ने पहला निवाला तोड़ा और उसे मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लीं। वाह, आज खाने में स्वाद ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला है। यह सुनकर आन्या के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान तैर गई। मोहन ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन जब आन्या उसे खीर परोसने आई तो उसने धीरे से उसका हाथ रोका और कहा, आन्या, मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैंने तुम्हारा साथ तब नहीं दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आन्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीती बातों को याद करके आज का भोजन कड़वा मत कीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने अपनी गलती मानी, मेरे लिए यही बहुत है। मोहन का मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। पति पत्नी के बीच का यह संवाद छोटा था, लेकिन इसने उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत की नींव रखती थी, जो अब विश्वास की मजबूत डोर से बंधी थी। भोजन के बाद सब लोग वहीं आंगन में बैठकर बातें करने लगे, जो इस घर में एक दुर्लभ दृश्य था। आमतौर पर खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में भाग जाते थे। दीनानाथ जी ने पुरानी कहानियां सुनानी शुरू कीं और सावित्री देवी भी बीच बीच में हंस रही थीं। घर के उस कोने में जहां से हमेशा ताने और शिकायतें सुनाई देती थीं, आज वहां से हंसी की आवाजें आ रही थीं। रामू काका, जो एक तरफ अपनी खाट पर बैठे थे, यह सब देखकर निहाल हो रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज सचमुच इस घर का वनवास खत्म हो गया। जिस घर में बड़ों का आदर और छोटों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। और आज आन्या ने उस देवत्व को वापस इस घर में बुला लिया था। हवेली के बाहर गांव में भी अब शांति थी, लेकिन कुएं के पास और चौपाल पर आज की घटना की चर्चा अब भी हो रही थी। जो लोग कल तक शर्मा परिवार के पतन की बातें कर रहे थे, आज वे आन्या की बुद्धिमानी का लोहा मान रहे थे। बिमला, जो कल तक आन्या की बुराई करती नहीं थकती थी, आज अपनी पड़ोसन से कह रही थी, भाई, मानना पड़ेगा, बहू हो तो ऐसी। उसने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि पूरे घर को बिखरने से रोक लिया। इसे कहते हैं घर की असली लक्ष्मी। गांव वालों का नजरिया बदल चुका था। अब वे उस हवेली को दया की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। आन्या ने बिना किसी से लड़े केवल अपने सत्य के बल पर पूरे समाज का मुंह बंद कर दिया था। रात गहरी हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके नीम के पेड़ से टकराकर सरसराहट पैदा कर रहे थे। सावित्री देवी ने उठते हुए कहा, चलो, अब बहुत रात हो गई है, सब सो जाओ। कल से एक नई शुरुआत करनी है। खेतों का काम भी देखना है और घर को भी फिर से व्यवस्थित करना है।
उनके इस आदेश में अब वह पुराना रॉब नहीं था, बल्कि एक मुखिया की जिम्मेदारी थी। आन्या ने सब बर्तन समेटे और रसोई साफ की। जब वह अपना काम खत्म करके सोने जा रही थी, तो उसने देखा कि काकी के कमरे की बत्ती बुझी हुई है। उसे काकी पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि हर कर्म का एक फल होता है जिसे भोगना ही पड़ता है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर काकी को सद्बुद्धि दे। आन्या अपने कमरे में गई, जहां मोहन खिड़की के पास खड़ा बाहर चांद को देख रहा था। कमरे में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब कुछ बहुत ही शांत और सौम्य लग रहा था। आन्या ने अपनी अलमारी खोली और उस लोहे के डिब्बे को, जो इस पूरी घटना का केंद्र था, एक पुराने कपड़े में लपेटकर संदूक के सबसे निचले हिस्से में रख दिया। अब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यह उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सत्य के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उसने खिड़की के पास जाकर मोहन के साथ खड़ी हो गई। मोहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, कल मैं महाजन के पास जाऊंगा। खेत का जो भी मसला है, मैं खुद सुलझाऊंगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अन्या को लगा कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है। तभी बरामदे से रामू काका की खांसने की आवाज आई और फिर उनकी वही जानी पहचानी गुनगुनाहट सुनाई दी। वे अक्सर सोने से पहले कबीर के दोहे गुनगुनाया करते थे। आज उन्होंने धीमी आवाज में गाया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसका अर्थ था कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, उसी के हृदय में ईश्वर बसते हैं। आन्या और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। यह दोहा आज की रात के लिए बिल्कुल सटीक था। रामू काका की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर हवेली में पूर्ण शांति छा गई। सुंदनपुर गांव अब गहरी नींद में सो चुका था। खेतों में खड़ी फसलें हवा में झूम रही थीं और दूर कहीं से किसी पहरेदार की सीटी की आवाज आ रही थी। शर्मा हवेली, जो कुछ दिनों पहले तक भूतों का डेरा जैसी लगती थी, आज एक सुरक्षित किले की तरह खड़ी थी। इसकी दीवारें अब मजबूत लग रही थीं, क्योंकि इसके भीतर रहने वाले लोगों के दिल मिल चुके थे। जिस घर में एकता और विश्वास होता है, उसे कोई आंधी नहीं गिरा सकती। आन्या बिस्तर पर लेटी। उसकी आंखों में नींद का भारीपन था, लेकिन यह नींद चिंताओं से मुक्त थी। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। वह विजय जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि धैर्य रखकर पाई गई थी। दोस्तों, यह थी कहानी आन्या की, जिसने हमें सिखाया कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सत्य का एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए काफी होता है। जीवन में कई बार हमें गलत समझा जाता है, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं, देर से ही सही, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है। सुंदनपुर की वह हवेली आज भी वहां खड़ी है, और लोग कहते हैं कि उस घर की खुशहाली की वजह वह बहू है, जिसने अपमान के जहर को पीकर उसे अमृत में बदल दिया। अब रात काफी हो चुकी है। आसमान में चांद अपनी यात्रा पर है और तारे आपको मीठे सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं। अपनी चिंताओं को उस पुरानी संदूक में बंद कर दीजिए और आन्या की तरह एक चैन की नींद सो जाइए, इस विश्वास के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।